हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। मई में एग्जाम्स हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मार्च से स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ठीक है। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्लो लर्नर। ठीक है, मैंने ये सारे टॉपिक छोटे छोटे करके आपको इसीलिए अलग अलग वीडियो में ही एक्सप्लेन करे थे। मैं चाहती तो 1-1.5 घंटे की वीडियो में आपको कंबाइन ही पढ़ाती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और देखो लास्ट टाइम पे मैराथन कोई हेल्प नहीं करती है, आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतनी चॉइस होती है उसमें। फिर देखो, फिर बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिख तो आते लेकिन मार्क्स से फिर तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो देखो बीएड भी आप हल्के में ऐसे ना लेके चले कि बीएड है हो जाएगा, व्हाट इज पर्सनैलिटी, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो हम लिख देंगे, लेकिन जब कॉपी भरने का नंबर आता है ना तो वहाँ चीज़ें ऐसे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेंगी। आपका मई में एग्जाम है, मार्च से स्टार्ट हो चुका, अब तो आप पढ़ना स्टार्ट कर ही दीजिए। मार्च और अप्रैल आपके पास 2 मंथ्स है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप एक बार वीडियोस को, आपके पास अभी टाइम है, आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपने। ठीक है, और जो भी आप एक एक करके वीडियो अपनी देखनी स्टार्ट कर दीजिए। फिर एट अ टाइम एग्जाम पे जब आप ओवरव्यू लोगे ना पीडीएफ से, तो आपको चीजें इतनी रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत नहीं आने की है। आप इजीली उसको फिर देख सकते हो, जो पॉइंट्स लर्न करने के थोड़े बहुत वो लर्न कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में लिख के, फिर आप एग्जाम अच्छे से दे के आ पाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब तो डिक्लेरेशन फॉर्म कॉलेजेस में शायद सबमिट भी हो गया है, उसकी भी एंड डेट निकल गई है अब तो। ठीक है, तो ठीक है, सो करते रहिए तैयारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे स्लो लर्नर के बारे में। ठीक है, तो देखो स्लो लर्नर कौन होते हैं? स्लो लर्नर वे बच्चे होते हैं जो इजीली लर्न नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, जो इजीली समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। ठीक है ना, जैसे बहुत बच्चे होते हैं, उनको समझा दिया, उनको समझ में आ गया, लेकिन उनको समझने में ना थोड़ा समय लगता है। उनको कोई भी टॉपिक है, आप उसको समझा रहे हो तो कोई बच्चा तो होता है उसको एकदम समझ में आ जाता है, और कोई बच्चा होता है उसको बहुत टाइम लगता है समझने में। ठीक है, तो वो होते हैं स्लो लर्नर। ठीक है, इनको आप बैकवर्ड चिल्ड्रन से कंपेयर ना करें। बैकवर्ड बच्चे वे बच्चे होते हैं जो जिस एज में उनको जितना आना चाहिए उतना उन बच्चों को नहीं आ पाता, ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, या तो उनको एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिल पाता, उनका इंटरेक्शन टीचर के साथ अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, वो अच्छे से इंगेज नहीं हो पाते क्लासरूम्स में। तो उनको भी अगर ये सब चीजें मिले तो वो भी बच्चे जो है अपनी क्लास की स्पीड के साथ साथ वे चले। ठीक है, लेकिन स्लो लर्नर वो बच्चे होते हैं जो बच्चे जो है चीजों को बहुत देर से सीखते हैं। ठीक है ना, एक बच्चा है, उसको हमने एडिशन सिखाया, उसको समझ में आ गया, एक बार में ही समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एक बच्चा, उसको हमें 2-3 बार, कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवाए तब जाकर उसको समझ में आया कि एडिशन कैसे करते हैं। तो वो बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो बहुत धीमी है, उसको हम बोलते हैं स्लो लर्नर। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्लो लर्नर इज समवन हु कैन नॉट थिंक एज फास्ट एज अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नॉर्मल जैसे अदर बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह ही इन बच्चों का डेवलपमेंट होता है, मेंटली, फिजिकली एक्सेट्रा। लेकिन ये बच्चे जो है ना, बस थोड़ा इनकी जो गति होती है सीखने की वो बहुत धीमी होती है। ठीक है, कभी कभी जो ये स्लो लर्नर होते हैं इनको हम लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर भी कह देते हैं, बट इट इज नॉट। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्लो लर्नर है वो लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर भी हो सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि जो लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर है स्लो लर्नर वो हमेशा ही हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। देखो लर्निंग डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है कि किसी बच्चे को किसी लर्निंग टेक्स्ट में दिक्कत आ रही है, जैसे कि उसको पढ़ने में दिक्कत है, वो रीड करता है तो अटकता है, तो ये उसकी दिक्कत है कि वो एक तो हम जैसा हम नॉर्मल बच्चा, हमारे पास कोई डिफिकल्ट सा वर्ड आ गया, हम लोग रीडिंग कर रहे तो हम उसमें अटक जाएंगे, तो इट इज ओके कि नॉर्मल होता है सबके साथ। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो छोटे छोटे वर्ड्स को, इज, ऑन, द, छोटे छोटे वर्ड्स को भी ना उसको रीड नहीं कर पा रहा वो अच्छे से। ठीक है ना, तो वो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर चीज में दिक्कत होती है, चाहे रीडिंग में, राइटिंग में, लिखने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है ना,
बोलने में थोड़ा हिचकते हैं वे बच्चे, तो वो होते हैं लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे। उनका स्लो लर्नर से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर कोई बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा भी स्लो लर्नर हो, कि भाई जब वो रीड अच्छे से नहीं कर पाएगा, राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, बोल अच्छे से नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज इम्पैक्ट डाल सकती है उसकी लर्निंग पे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है वो एक बार को स्लो लर्नर भी हो। ठीक है, लेकिन दोनों टर्म अलग अलग है। स्लो लर्नर एक अलग चीज है और लर्निंग डिसेबल्ड एक अलग चीज है। ठीक है, लर्निंग डिसेबल्ड जो टर्म होता है इसको हम कब यूज करते हैं, व्हेन लर्नर हैज मोर डिफिकल्टी, जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका स्लो लर्नर से कोई इतना खास रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्लो लर्नर वे बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की क्षमता कम होती है लेकिन वे बच्चे सीख लेते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे वे बच्चे हो जाते हैं जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, मतलब इनकी ना थोड़ी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ही इस तरीके की होती है जो इनकी आपकी रीडिंग पे, राइटिंग पे, अर्थमेटिक पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आप कि जैसे कि देखो, किसी बच्चे को अगर मान लो रीडिंग में दिक्कत है, वो रीड नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा, उसको राइटिंग में दिक्कत है, वो लिख नहीं पाता प्रॉपर्ली, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। कोई बच्चा है वो कैलकुलेशन नहीं अच्छे से कर पा रहा, मैं कैलकुलेशन में उसको बहुत दिक्कत होती है। बहुत बच्चे होते हैं कि कैलकुलेशन बहुत वीक होती है नहीं भाई। देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती ही होती है, तो उसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है, ये सब आपकी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। ठीक है ना, इन बच्चों में क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं इनकी स्पीच बहुत डिले होती है। मतलब कि पहली बात तो जो छोटे बच्चे हो, छोटे मतलब स्पीच डिले से मतलब है कि बच्चे जो है ना, कि एक तो बोलना ही बहुत देर से सीखते हैं ये बच्चे। तो बोलने से इन द सेंस कि उधर बहुत टाइम लगता है इनको चीजों को सीखने में। ठीक है ना, लेटर नंबर रिवर्स कर देते हैं ये बच्चे, जैसे कि 6 को 9 समझ लिया, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि हम आप लोग भी देखते हो कि नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं तो जनरली हम 3 अगर हमें ऐड करना होता है हम जनरली 9 लिख देते हैं 6 की जगह। तो थोड़ा ना लेटर नंबर रिवर्स कर देते हैं, मेमोरी भी बहुत पुअर होती है। ठीक है ना, तो ये जो बच्चे होते हैं इनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से वो इनकी लर्निंग पर इफेक्ट डालता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल ही इनको ये दिक्कत होती है, तो वो होते हैं आपके लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर। ठीक है, तो स्लो लर्नर से इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन समटाइम्स फिर भी हम कभी कभी कह देते हैं कि जो स्लो लर्नर है वो आपके लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर भी हो जाते हैं, जब वो बच्चा किसी न्यूरोलॉजिकल दिक्कत की वजह से ही वो किसी चीज को जल्दी नहीं सीख पा रहा, तो हम उस स्लो लर्नर को लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर भी कह देते हैं। ठीक है, बाकी अदरवाइज ये दोनों टर्म वैसे आपके अलग अलग है। ठीक है, स्लो लर्नर्स जो होते हैं, हो सकता है कि वो किसी एक चीज में आपके स्लो हैं, बाकी चीज में अच्छे हैं। जैसे कि मान लो किसी की मैथ अच्छी है तो किसी की साइंस अच्छी है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि भाई ये जो बच्चे, किसी की मैथ बहुत बेकार है बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, किसी की साइंस बहुत बेकार है बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। कोई कोई बच्चा होता है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। ठीक है ना, तो ये जो होते हैं आपके स्लो हो सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या रीडिंग में स्लो है, या मैथ में स्लो है, या हो सकता है सारे सब्जेक्ट में भी स्लो हो, उनको हर ही सब्जेक्ट को सीखने में टाइम लगता हो। और स्टूडेंट इज कॉल्ड स्लो लर्नर, जो बच्चा बहुत ही स्लोअर रेट से आपकी चीजों को सीखता है, बट विद ऑल द असिस्टेंस एंड हेल्प। लेकिन अगर उसको पूरी हेल्प और सहायता दी जाए तो ये बच्चे अपने सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने स्कूल लाइफ में। ठीक है ना, तो स्लो लर्नर को कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। स्लो लर्नर सिर्फ वे बच्चे होते हैं जिनको सीखने में बस थोड़ा समय लगता है, इनका जो रेट ऑफ लर्निंग होता है वो बहुत स्लो होता है। लेकिन यही अगर रेट ऑफ लर्निंग इनका किसी दिक्कत की वजह से है, किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ही कोई प्रॉब्लम है कि ये बच्चे इतने स्लो रेट से सीख रहे हैं, तो वो बच्चे लर्निंग डिसेबल लर्नर भी कहलाए जाते हैं। अदरवाइज ये दोनों टर्म आपके अलग अलग है। आई होप आपको अब ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, लर्निंग सपोर्ट नॉर्मली इंक्लूड्स एनवायरमेंटल लर्निंग एंड लर्निंग दैट इज फॉलोड बाय अनदर फॉर्म ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। भाई देखो, लर्निंग अगर आपको सपोर्ट करनी है अच्छे से अच्छी लर्निंग, तो उन बच्चों का एनवायरमेंट आपको अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, और वो खुद से भी हो सकती है लर्निंग एनवायरमेंट, कोई और आपको, आपका टीचर, आपका स्कूल आपको एक अच्छा एनवायरमेंट अगर आपको देंगे, तो किसी दूसरे की सहायता से ही लर्निंग एक बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है बच्चे की
अगर उसको एक एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलेगा। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, आफ्टर हेरिडिटी, ठीक है। कहीं कहीं हेरिडिटी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, जैसे कि ये लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, इनको कहीं ना कहीं ये हेरिडिटी दिक्कत होती है। जब से जन्म लेते हैं जब से ही इनको कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो चीजों को नहीं सीख पाते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं स्लो लर्नर के बारे में। स्लो लर्नर वे बच्चे होते हैं जो नॉलेज को, स्किल्स को, एकेडमिक कंसेप्ट्स को एक्वायर करते हैं, लेकिन अपने आसपास के जो इनके सहपाठी होते हैं उनसे हल्का सा रेट इनका थोड़ा कम होता है। इन बच्चों का थोड़ा टाइम लगता है इनको सीखने में, इनका IQ 80 to 90 के बीच में लाया करता है, ठीक है। दे आर नॉट क्लासिफाइड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कोई इसका मतलब ये नहीं कि इन बच्चों को कोई इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत होशियार होते हैं ये बच्चे, बट सीखने में टाइम लगता है इन बच्चों को, ठीक है ना। बस इनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है चीजों को एक्वायर करने में, बार बार चीजों को रिपीट करते रहते हैं जिससे कि उनको वो चीज समझ में आए, प्रैक्टिस करते रहते हैं ये चीजों की, ठीक है ना। नई नई इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स करते रहते हैं, बस इनका थोड़ा इतना काम होता है। कोई कोई कंसेप्ट हो जाता है हम लोग के साथ भी कि हमें उस टॉपिक को समझने में बहुत समय लग रहा है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जब मैं MSc और MSc में एक चैप्टर है वेक्टर स्पेस, मैंने अभी रिसेंट में ही उसकी वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी थी, तो कहीं कहीं टर्म ऐसी हो जाती थी मेरे को भी सोचने में, मेरे को दिक्कत हो जाती थी कि मैंने ये कैसे आया है, कैसे आया, बहुत टाइम लग जाता था चीजों को सोचने में। तो कई बार हो जाता है कि कोई नया टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है, उसको हमें थोड़ा समय लग रहा है उसको समझने में, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में ही टाइम लगता है सीखने में, ठीक है, तो वे आपके स्लो लर्नर कहलाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो थोड़ी अकेडमिक वीकनेस होती है इन बच्चों में थोड़ी सी, क्योंकि तो अकेडमिक जो हम लोग चीजें सीखते हैं थोड़ी स्पीड इनकी स्लो होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इन बच्चों के, कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। जो स्लो लर्नर्स होते हैं ये चीजों को, इनको डिफिकल्ट होती है, जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं, जो सिंबॉलिक मटेरियल्स होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, इन चीजों को ग्रास्प करने में इनको थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। इनकी मेमोरी भी बहुत पुअर होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनका इतना अच्छा नहीं होता, और इनको जो है कंसेप्ट्स को अप्लाई करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इनकी इतनी कमांड नहीं बन पाती, क्योंकि उनको सीखने में लगता है बहुत समय, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो बच्चे होते हैं इनकी लॉजिकल थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इतना अच्छा नहीं होता, और कंसेप्ट भी ये बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। अकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका जो ग्रेड लेवल होता है वो भी बहुत बिलो होता है, ठीक है ना, और टेस्ट एग्जाम्स में भी बहुत ही पुअरली परफॉर्म करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये स्लोली काम करते हैं, रिपीटेशन बहुत ज्यादा करते हैं एक चीज का, ठीक है ना, क्योंकि ये जैसे कि अगर आप कोई भी कंसेप्ट समझा रहे हो तो उस बच्चे को ये बहुत बार रिपीट करेंगे तब जाके इनको कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। और इनको बहुत मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को वो चीज समझ में ही नहीं आती है। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बच्चों का बहुत ही बेकार होता है इन बच्चों का, भाई अटेंशन कंसंट्रेशन की कमी की वजह से ही तो इनको कोई कंसेप्ट समझने में बहुत समय लग रहा है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। तो वो इसकी वजह से क्या होता है, क्लासरूम में भी ये प्रॉपरली इंगेज नहीं हो पाते हैं आपके, ठीक है ना। इमोशनल एंड सोशल एक्सपेक्ट, जो स्लो लर्नर्स होते हैं इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, और इसी वजह से इनकी जो क्लासरूम में जो इनकी खुद की इमेज होती है वो बहुत बेकार होती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ये बच्चे बिल्कुल भी। इनको डिफिकल्टी होती है इनको अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करने में, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर इन बच्चों का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मान लो कि मुझे पता है कि यार मैं इस बच्चे से थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर हूं, तो कहीं ना कहीं आप उस बच्चे से बात करते हुए हिचकिचाओगे, ज्यादा घुलोगे मिलोगे नहीं, बेशक आपका वो कितना ही अच्छा दोस्त हो, पढ़ाई के बारे में तो आप बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर बात करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो वही चीज है कि इनका जो फ्रेंडशिप वाला चीज होती है वो भी बच्चों के साथ बहुत ही इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बिहेवियरल ट्रेट्स की बात करें, इनमें इंडिपेंडेंट स्टडी स्किल्स की भी बहुत कमी होती है, खुद से अकेले में तो ये पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट सुपरविजन की इनको जरूरत होती है, ठीक है ना, और बिहेवियर भी बहुत ज्यादा इनका फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है।
यहाँ पे आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं कि स्लो लर्नर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेमोरी अच्छी नहीं होती, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही बेकार होता है, जब भी इनका अटेंशन और कंसंट्रेशन बहुत बेकार होता है। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, इमोशनली ये बहुत ज्यादा इनस्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनका एक तो क्लास में ये खुद इंगेज नहीं रहते, तो हर टीचर भी फिर इनको जो है एक तरीके से नेग्लेक्ट सा कर देता है, क्योंकि इन बच्चों को कुछ होता नहीं है कि कोई बच्चा सीख नहीं रहा, टीचर ने डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, तो थोड़ा इमोशनल भी इनस्टेबल रहते हैं कि कोई हमें अटेंशन ही नहीं देता। अटेंशन तो तुम्हें कोई जब देगा जब तुम पढ़ाई पर अटेंशन दोगे। ठीक है ना, अटेंशन बहुत बेकार होता है इनका। कंसेप्चुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इनको, चीजों कंसेप्ट को ग्रास्प करने में, उसको अप्लाई करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, एक टाइम पे एक ही स्टेप ये आपका फॉलो कर सकते हैं और उसमें भी इनको बहुत समय लगता है। ठीक है, इनकी सेल्फ इमेज बहुत बेकार होती है, क्लासरूम्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी बहुत बेकार होती है, टेस्ट में एग्जाम्स में ये बहुत ही बेकार परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल मेमोरी बहुत बेकार होती है, इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स इन बच्चों में नहीं होती है, और रीडिंग राइटिंग और वोकैबुलरी भी इन बच्चों की बहुत ज्यादा खराब होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स। ठीक है, अब देखो स्लो लर्नर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बच्चा स्लो लर्नर है। ठीक है, तो देखो स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं, ये आपके नॉर्मली आप देख सकते हो, जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, जो आपकी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, नॉर्मल बच्चे से, कि इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए, तो वो जो स्लो लर्नर होता है ना, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो मानो अब से 5 to 6 मंथ पहले तक का उसको जितना आता है ना, उतना तक का उसका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है ना, क्योंकि चीजों को सीखने में ना टाइम लगता है। ठीक है, मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत बेकार होता है, अटेंशन अच्छा नहीं होता है। टीचर्स इन बच्चों को इनके स्कोर्स के बेसिस पे भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इनका कंटिन्यूसली इनका जो परसेंटेज है, जो एवरेज एकेडमिक स्कोर है, वो आपका 50% से कम आ रहा है, तो इनको हम स्लो लर्नर में काउंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही धीरे से कंप्लीट करते हैं किसी भी टास्क को, इनको कंसेप्ट ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बारे में पढ़ा, फिर अगले दिन आज हमने फॉर्मूलाज पढ़े, फिर कल को हमने क्या करा, इस चीज को ही हमने अप्लाई करा क्वेश्चंस में, फिर हमने नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, उसमें भी थोड़ी बहुत कंसेप्ट आपकी प्रॉफिट लॉस की लग जाती है। ठीक है ना, तो उस चीज को जैसे कि आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, परसेंटेज का यूज आपका प्रॉफिट लॉस में भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, तो परसेंटेज आपने टॉपिक पढ़ा, तो उस कंसेप्ट को ये ट्रांसफर नहीं कर पाते प्रॉफिट लॉस में या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में, तो ट्रांसफर कंसेप्ट लिंक करने में कंसेप्ट को इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कॉन्स्टेंट हेल्प की इनको जरूरत होती है। ठीक है, तो इन बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मैटर्स, इंडिकेटर्स हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है ना, अगर इन बच्चों की कंटिन्यूसली पुअर परफॉर्मेंस आ रही है रीडिंग में, राइटिंग में, अर्थमेटिक में, कैलकुलेशंस में, मैथमेटिक्स में, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस एवरेज लेवल से भी बहुत कम है, तो हम इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चे आपके स्लो लर्नर कैटेगरी में आएंगे। इनका कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स को देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेमोरी बहुत बेकार है, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहता है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो है, थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटीज भी बहुत कम है इन बच्चों की। ठीक है ना, उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट, मतलब टीचर जो है कुछ चेकलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं इनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि बच्चों को कॉन्स्टेंटली हेल्प की जरूरत पड़ रही है इन बच्चों को, इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है। ठीक है ना, असाइनमेंट्स बहुत धीरे से कंप्लीट करते हैं, तो टीचर हर एक बच्चे की एक चेकलिस्ट बना के रखता है ना कि हाँ, इस बच्चे ने टाइम पे ये काम कर लिया, ये काम नहीं करा इसने, ये हमको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया, ये नहीं करा है इसने, इस बच्चे ने इतना टाइम लगाया है करने में। एक पूरा पोर्टफोलियो सा टीचर्स के पास होता है जिसमें वो हर एक बच्चे का एक रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है ना, एक टेबुलर फॉर्म में। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे भी ये लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। असेसमेंट एनालाइज कर सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम रिजल्ट्स आपके रहे थे बच्चे के, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी वो जज कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा किस कैटेगरी का है। सोशल एंड इमोशनल इंडिकेटर्स के थ्रू की, मतलब इस बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इस बच्चे में बिल्कुल भी नहीं है, इसको फ्रेंडशिप मेंटेन करने में भी दिक्कत होती है, इसका बहुत ज्यादा इंपल्सिव, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर होता है, और इसको थोड़ा फेल का भी डर रहता है। तो ऐसे बच्चों के बिहेवियर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे को कुछ नहीं
नहीं आता ना तो उसको डर सबसे लगता है, फिर भी वो हर चीज से बचने की कोशिश करता है। फेल होने का भी उसको डर लगता है, हर चीज से बचने की कोशिश करता है कि मैं थोड़ा दूर ही रहूं, मेरे को देखे ही ना, बस मुझे कोई उठा ही ना ले क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है ना। किस तरीके के एक्शंस हम ले सकते हैं इन बच्चों में, थोड़ा इनकी पढ़ाई में, इनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए? मॉनिटर कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली आपको इन बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा। 5 से 6 महीने तक आपको इन बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा इन बच्चों को, क्योंकि देखो स्ट्रगल होती है चीजों को सीखने में, ठीक है ना। तो इन बच्चों को जो है ऐसा फील ना कराओ कि बेटा तुम नहीं कर सकते, बहुत स्लो लर्नर हो, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम अभी बस इतना ही करो। इनको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करो और इनकी स्पीड के हिसाब से ही इनको जो है आप गाइडेंस दो, ठीक है ना। इनको ऐसा मत दिखाओ कि तुम स्लो लर्नर हो, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल्स का आप यूज कर सकते हैं, आप क्लास टेस्ट का यूज कर सकते हैं, टीचर ऑब्जर्वेशन कर सकती है सेमेस्टर एग्जाम के बेसिस पे, ठीक है ना, इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में और उनको हेल्प करने में, गाइड करने में। इम्प्लीमेंट सपोर्ट, रेमेडियल क्लासेस, आप जैसे हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे देते हैं, तो आप इस तरीके के एक्स्ट्रा क्लासेस आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। हैंड ऑन लर्निंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, मतलब कि करके सिखाना, चीजों को प्रैक्टिकली करके सिखाना। कहता है ना, बच्चा देख के बहुत जल्दी सीखता है, करके बच्चा बहुत जल्दी सीखता है इन कंपैरिजन टू थ्योरी से, ठीक है ना। तो इससे जो बच्चे हैं उसकी स्पीड में थोड़ा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं स्लो लर्नर के, क्यों बच्चा स्लो लर्नर कैटेगरी में आ जाता है? पॉवर्टी की वजह से, कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन बच्चों की स्लो लर्निंग में। इनका जो लर्निंग रेट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल फैमिली मेंबर्स का कैसा है? फैमिली मेंबर्स में ही अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो भी अफेक्ट डालेगा, ठीक है। इमोशनल फैक्टर्स भी हो जाते हैं कुछ, थोड़ा बच्चे इमोशनल फील करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं जो बच्चे, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो मान लो आपके घर में कोई टेंशन चल रही है, या फिर भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या किसी भी तरीके की टेंशन है, तो वो भी बच्चे की लर्निंग पे ना बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। क्योंकि वो थोड़ा बच्चा फ्रस्ट्रेटेड सा रहने लग जाता है, क्योंकि उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना वही बड़ा टेंशन से भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इमोशनल फैक्टर्स या फिर फैमिली मेंबर्स का एजुकेशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, ये बहुत मैटर करता है। पॉवर्टी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि उन बच्चों को वो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं मिल पाता, इन बच्चों को किताबें नहीं मिल पाती, या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती उन बच्चों को, ठीक है ना, वक्त नहीं मिल पाता उन बच्चों को, ठीक है ना। तो वो भी एक बहुत ही एक सोल कोज होता है आपका स्लो लर्निंग का, ठीक है ना। जो बच्चों को एक इकोनॉमिकली, जो फाइनेंशियली हेल्प मिलनी चाहिए एटलीस्ट, कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो जो एफिलेंट फैमिलीज होती हैं, जो बहुत अमीर अमीर फैमिलीज, उनको उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आप जनरली उनमें देखोगे कि वो इतने, उनके बच्चे इतने स्लो लर्नर नहीं होते हैं। वो तो फिर अगर हुआ तो उनका तो जहाँ तक लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर ही आपको देखने को मिलेगा, कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकली दिक्कत है तो, ठीक है ना। तो ये रिसोर्सेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका स्लो लर्निंग का, ठीक है ना। कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि बच्चा बहुत लंबे समय से बीमार है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सब जो आपकी लर्निंग पे अफेक्ट डालती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कोर्स क्या है स्लो लर्नर्स का। देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू भी दिखा दिया। एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है बच्चे की, कंटिन्यूअसली बीमार होता जा रहा है बच्चे के अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी अपने आप आने लग जाती है फिर, ठीक है। मोटिवेशन नहीं मिल रहा उसको कहीं से भी, तो भी ये भी एक कारण हो सकता है स्लो लर्निंग का, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब कि फैमिली का इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है ना, एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिलना, ठीक है ना, कोई हेरिडिटी दिक्कत है बच्चे को, कोई पर्सनली कोई डिफेक्ट भी हो सकता है, फिजिकली, मेंटली। तो ये सब चीजें अफेक्ट डालती हैं बच्चे की स्लो लर्निंग पे, ठीक है। क्या हम किस तरीके से इन स्लो लर्नर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं? तो उसके 8 टिप्स यहाँ पर हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे फोकस किया जाए, मल्टी सेंसरी लर्निंग का फोकस किया जाए, रिपीटेशन का फोकस किया जाए, क्योंकि ये बच्चे बार बार रिपीटेशन के थ्रू ही चीजों को सीखते हैं, प्रैक्टिस कर करके ही सीखते हैं, तो उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। क्योंकि रिपीटेशन कोई गलत चीज नहीं है, देखो, ठीक है ना। हम जितना कर करके चीजों को सीखेंगे वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि करके सीखना बहुत जल्दी से, हम जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी उसकी टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी बनेगी, ठीक है। फीडबैक बच्चों का भी लेते रहें, जिससे कि उनको, हमें पता चले कि हाँ बच्चे को यहाँ दिक्कत आई, ये इसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो फीडबैक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, है ना,
प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए इन कंपैरिजन टू थ्योरी, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को, एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को मिलना चाहिए। पीयर ट्यूटरिंग का भी आप प्रावधान करें कि आपस में भी बच्चे आपस में डिस्कशन करके, ग्रुप डिस्कशन करके भी बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो उस चीज़ पे भी फोकस किया जाना चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि आप जो भी कुछ लेसन्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करो, मतलब हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग जो है, आप हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट को लेके उस लेसन को जब आप पढ़ाओ तो इस तरीके से डिज़ाइन करो कि बच्चे की नीड, उस वो किस तरीके से किस बच्चे को कौन सा लर्निंग स्टाइल अच्छा लगता है पढ़ने का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप उस लेसन को इस तरीके से आप अपना लेसन प्लान डिज़ाइन करो टॉपिक को समझाने के लिए कि सब बच्चों की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी वो कवर हो जाए और सभी तरीके के लर्निंग स्टाइल्स आप कवर कर सकें, जिससे कि जिस बच्चे को जिस लर्निंग स्टाइल से भी अच्छा समझ में आता है वो उसको समझ में आए। आप चाहे उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है ना, बस बच्चों को जो है ना, बेसिक सी बात इतना है कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए जो भी कुछ आप पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। उसके लिए आप अपना डेटा टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। मल्टी सेंसरी लर्निंग में हो जाता है कि आप ऑडियो विजुअल टूल्स का यूज कर रहे हो थोड़ा, जिससे क्या होता है बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है और ज्यादा देर तक टॉपिक बच्चों के माइंड में रहता है, ठीक है ना। आप ऑडियो विजुअल, आजकल स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का अगर आप यूज करते हैं तो देख के बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, हम लोग को चैप्टर इतनी जल्दी याद नहीं रहता जितनी अच्छे से हमको मूवी याद रहती है, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि जब बच्चा एक पिक्चर की तरह उस चीज को देखेगा तो वो अच्छे से रिटेन कर पाएगा अपने माइंड में, ठीक है ना। ओके, समझ में आया आपको। इनकॉर्पोरेट लर्निंग में हो जाता है कि आप जो है बच्चे का जो माइंडसेट है ना, थोड़ा उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश करो। चाहे आप उसके लिए रोल प्ले करवा सकते हो कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है ना, तो जिससे बच्चे के अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो, इंटरेस्ट भी डेवलप हो। जो थोड़े आपके होता है ना, थोड़ा समझ रहे हो ना आप, जैसे कि आपका रोल प्ले हो गया या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हो गए, 15 से 30 मिनट का आपने डेली स्टडी सेशन ले लिया बच्चों का, मेंटरिंग करवा दी बच्चों से, ठीक है ना। तो उन चीजों से क्या होता है बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और नॉलेज तो गेन होगी साथ के साथ, ठीक है ना। और ये कुछ और तरीके हैं जिनके मदद से आप स्लो लर्निंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो। रिपीटेशन मेथड का यूज कर सकते हो, डिजिटल रिसोर्सेज का यूज करो। एक हेल्दी एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आप हर एक बच्चे की नीड को, हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट को लेके चल रहे हो, है ना। हर वो लर्निंग स्टाइल आप यूज कर रहे हो जो बच्चे को समझने में हेल्प करे, ठीक है। लर्निंग एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को एलोकेट करो, क्योंकि उनको चीजों को सीखने में समय लगता है, तो आप उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाओ, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस दो बच्चों को, ठीक है ना। आईईपी को इंप्लीमेंट करो। आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जिन बच्चों में डिसेबिलिटी होती है, जिन बच्चों में जिस भी तरीके की दिक्कत होती है लर्निंग में, तो उन बच्चों को ना अलग से इंस्ट्रक्शन दिए जाएं उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो एकेडमिकली आपका ग्रो कर सके, ठीक है ना। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करो, पीयर ट्यूटरिंग के यूज करो, सेल्फ रियलिस्टिक गोल्स आप सेट करें, ठीक है ना। स्लो लर्नर्स बच्चे जो हैं उनको भी थोड़ा समझें। कस्टमाइज्ड लेसन्स आप यूज करें, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का सेट, छोटे छोटे टारगेट्स आप स्लो लर्नर्स के लिए आप सेट करें, ठीक है ना। टीचिंग एंड डिस्कशन को भी इन्वॉल्व किया जाए, डिस्कशन को, रोल प्ले को, ठीक है ना। सपोर्टिव रहे। चंकिंग एंड स्काफोल्डिंग, देखो चंकिंग का मतलब होता है कि जो टॉपिक है वो थोड़ा हार्ड है, तो आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के उसको बच्चे को जो है सिखा दिया, ठीक है ना, जिससे कि जो टॉपिक है वो ज्यादा ओवरलोडेड ना हो, ठीक है ना। और वो बच्चा जितना भी वो छोटा छोटा पार्ट करके उस टॉपिक को सीख रहा है तो वो अच्छे से उसके माइंड में रिटेन हो सके, ठीक है। इसका स्काफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपने बच्चे को कोई टास्क दिया करने के लिए, बच्चे को जितना आता था वो उस टास्क को करने के लिए उसने स्टार्ट करा, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए शुरुआत करी, लेकिन बीच में कहीं अटक गया। अब आपने उसको हल्की सी मदद कर दी, और आपकी जो हल्की सी मदद है वही आपका जो है स्काफोल्डिंग कहलाता है। जहां पे आप जैसे कि मान लो बच्चे को आपने कोई एक टास्क दिया, बच्चा यहाँ पे खड़ा, बच्चा यहाँ तक तो पहुंच गया, यहाँ पे आपने थोड़ी सी मदद कर दी और बच्चा इस टास्क को पूरा कर गया।
तो यहाँ ये जो आपने थोड़ी सी मदद दी ना बच्चे को, ये ही स्काफोल्डिंग कराती है, ठीक है ना, इसी को ही हम स्काफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका लेव वाइटगॉट्स्की, जो कि एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट आपका दिया था, ठीक है ना। सीटेट की जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उसमें आप ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ एडिशनल टेक्निक्स जिनके बेसिस पे आप स्लो लर्नर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर द लर्निंग एंड असिस्टिव टूल्स आप लेके आए, ठीक है ना। पर्सनलाइज कंटेंट विया इंटरेस्ट एंड असेसमेंट, स्ट्रक्चर्ड पीयर एंड कोऑपरेटिव लर्निंग पे फोकस करें, मूवमेंट बेस्ड लर्निंग को आप फोकस करें। मूवमेंट बेस्ड लर्निंग होती है कि इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी इम्प्रूव मतलब इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जिससे कि आपकी जो ब्रेन पावर है वो बूस्ट हो, आपका इंगेजमेंट बढ़े, आपका रिटेंशन बढ़े चीजों का, ठीक है ना। जैसे कि आपने टेक्निक यूज करी, लाइक कि आपने स्टोरी यूज करा, या फिर मैथ समझाने के लिए आपने हैंड जेस्टर्स का यूज करा, तो ये सब चीजें जो है ना इंगेजमेंट में हेल्प करती है बच्चों का, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी मूवमेंट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग तो आपको पता ही है, जब आप सब साथ में बैठ के आप डिस्कशन करते हैं तो उसको कोऑपरेटिव लर्निंग बोला जाता है। असिस्टिव टूल्स का आप यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करें, जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में उनके अंदर नीड, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी ये सब डेवलप हो, ठीक है। पर्सनलाइज कंटेंट होना चाहिए आपका, और इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का, और असेसमेंट भी आप बच्चों का साथ के साथ लेते रहें, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि बच्चा जो जिस लर्निंग स्टाइल से आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको चेंज करें, ठीक है। तो ये था स्लो लर्नर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एक दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, उनके बेसिस पे ही उन्होंने थ्योरी दी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आपको कोई भी दिक्कत, दुविधा, परेशानी आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, फीडबैक आप मेरे को दे सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एक बार वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा मेरी, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको देखनी है या नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू।